आप लोगों का विज्ञान के सेशन में स्वागत है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर का आज हम लोग ये लास्ट सेशन ले रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने प्रश्न और उत्तर डिस्कस करे थे और उससे पहले हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर करे थे। और हमारे जो पहला इससे सेशन हुआ था उसमें आप लोगों ने देख लिया कि इसमें ऐसे कोई कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, बस थोड़ी समझने की जरूरत है और हम उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो आज एक और हम लोग सेशन करेंगे जिसमें थोड़े से प्रश्न और उत्तर और डिस्कस करेंगे और देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सके। और थोड़े से अगर आपको याद होगा जब मैंने प्रकाश का प्रकीर्णन करा था और वायुमंडलीय अपवर्तन करा था तो थोड़े से प्रश्न अपने आप ही मैंने उन टॉपिक्स को समझाने में वो प्रश्न रूप में ही समझाया था कि कैसे जो हमारा ये आकाश नीला क्यों दिखाई दे रहा है या सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय वो लाल क्यों दिखाई देता है, वो हमें थोड़ा ऊपर उठा क्यों दिखाई देता है कि ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रश्न और उत्तर की सहायता से कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। अब जो हम आज का सेशन है वो थोड़े से और प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं और उनको समझते हैं कि इन जब ऐसा कोई प्रश्न होगा तो उसका कैसे उत्तर दिया जाएगा। तो एक जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक मैंने प्रश्न रखा है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि लंबा जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम ऐसा नहीं है हम यह सोचें कि ये तो हमने कैसे इसका आंसर दे, हाँ समझा तो है। तो जैसा पहला हमारा आज का प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अब ये देखिए जब हमने कॉन्सेप्ट समझाया था तब इसको हमने एक लाइन में, अगर आपको याद होगा लास्ट की 2-3 लाइन में बताया था कि नीला क्यों होता है, उसके बाद हमने काले का बताया था। इसलिए ये एक मैंने स्पेशल क्वेश्चन रखा है जैसे आप समझ सके कि वो कॉन्सेप्ट का बेस बनाते हुए आप इस आंसर को कैसे एक कंप्लीट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें स्वच्छ आकाश नीले वर्ण का दिखता है। तो ये देखिए हमने पहले ये, क्योंकि उन्होंने कहा नीले की अपेक्षा काला, तो हम पहले बता रहे हैं कि हमें नीला क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये प्रक्रिया, और एक आपका वन वर्ड क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये कौन सी, इसका क्या है, इसको क्या बोलेंगे। तो ये प्रकीर्णता है, इसको कि स्कैटरिंग है, तो ये कौन सा फिनोमेना है, तो वो आ गया आपका स्कैटरिंग, जो प्रकीर्णता का जो एक फिनोमेना चलता है इसके कारण होता है। तो ये तो वन वर्ड हो गया, लेकिन ये तो आपका प्रश्न एक बड़े उसमें आपको कंपैरिजन देना है कि नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। तो पहले हम बता रहे हैं नीला क्यों दिखाई देता है। अब हम लोग आगे कहते हैं अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो हमें जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको जो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखें जब हम ये आंसर देते हैं तो थोड़ा सा अगर हम टाइम दें तो देखेंगे कि छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिस पे पूरा पूरा प्रश्न बन सकता है। तो ये आप लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इसमें से किस प्रकार के और क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारा आंसर इसी में से ही आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग समझते चले जाइए। और यहाँ पे देखिए कितना एक जो लाइन जो हम लोगों ने इतना डिस्क्राइब करके समझा था उसमें हमने ये बताया कि वायु के सूक्ष्म कण अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। तो ये स्कैटरिंग के साथ हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात करी थी, तो अगर वो भी आप हल्का सा उसमें इसमें डाल देंगे तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। तो और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हमें ऐसा कोई प्रश्न आए तो हम अपनी नॉलेज को एक अच्छे सेंटेंसेस में, और ये नहीं बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे कहते हैं कि एक सेंटेंस में जितनी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं देकर अपने आंसर को कंप्लीट बनाएं। दूसरा हमारा है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो जैसे अगर हम डिस्टेंस वो चेंज कर देते हैं तो प्रतिबिंब जहां बन रहा है उसमें कोई फर्क आता है।
ये अगर देखें तो हमारा ये आपका एक ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर हम प्लेन मिरर के लिए, तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है कि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनता है, लेकिन ये हमारे आंखों में लेंस है, इसमें ये मिरर नहीं है। तो ये वाली पर नहीं चलेगी कि अगर हम डिस्टेंस में कोई डिफरेंस ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में कोई डिफरेंस ला रहे हैं, तो इमेज की डिफरेंस जो डिस्टेंस है उस पर फर्क पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पे जो इमेज बन रही है वो रेटिना पर बन रही है, चाहे हम पास से की कोई वस्तु देखें या दूर की कोई वस्तु देखें, इमेज हमारी रेटिना पर बननी है, और वो ही हमारा आंसर आ गया। नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा दृष्टि पटल मीन्स रेटिना पर ही बनता है, और जिसकी दूरी निश्चित होती है। कि आपने आई स्ट्रक्चर देखा था, कैसे हमने देखा था, लेंस है और बीच में हमारा खाली स्पेस था जिसमें एक लिक्विड भरा रहता, और फिर पीछे की तरफ हमारा वो रेटिना था, और रेटिना से हमारे ब्रेन से नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। तो वो जो हमारा इमेज हमेशा, चाहे कहीं ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमारी हमेशा हमारे रेटिना दृष्टि पटल पर बनेगी। अतः किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देने से प्रतिबिंब की दूरी में कोई अंतर नहीं आएगा, बल्कि सामान्य नेत्र के लिए प्रत्येक दूरी पर रखे वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब की दूरी समान रहती है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनेगी या दृष्टि पटल पर ही बनेगी। अब जो एक और जो आज का क्वेश्चन है वो है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या हो? अब आपको देखिए, हमें आज जो लेंस है उसकी एक तो हमें प्रकृति बतानी है तथा उसकी क्षमता भी बनानी है, मींस पार। पार का फॉर्मूला क्या हो गया, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब आपको ये ऐसे अपने दिमाग में सोचना है, P इज इक्वल टू 1/f। f फोकल लेंथ हमारे पास है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें फोकल लेंथ हमें निकालनी होगी। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस ये दोनों मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u ये वाला चलना है। तो इसके लिए हम क्या कर कैसे सोचेंगे कि जो हमारा, ये हम जानते हैं सामान्य नेत्र की जो दूर बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दूर बिंदु कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो अब 80 सेंटीमीटर है, इसको अब हम कैसे करेंगे, तो हमने ये करा कि जो इमेज, इससे हमने निकाला कि इस व्यक्ति का ये कैसे सुस्पष्ट देख पाता है, जिसका प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि यहाँ पर से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इसका मतलब हुआ ये क्या है, प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर, तो हमने v की वैल्यू यहाँ पे रख दी 80। ठीक है, और वो क्या हो रहा है, प्रतिबिंब उसका जहां वो बन रहा है, तो ये हमारी माइनस में वैल्यू जाएगी। ठीक है, और जो हमने, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का है ये आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमने क्या माना, ये जो हमारी u जो है हमारा ऑब्जेक्ट का वो क्या है, इन्फिनिटी पर है, और इमेज हमने निकाली है -0.8। तो जो हमारा सेंटीमीटर था उसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, 1/f। तो -1/∞ की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, अब हमने वन अपने, हमें इजी रहता है जो हमें निकालना होता है, अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड रख दें तो हमने 1/f इस साइड करके और ये हमने कर दिया, तो ये ऐसे रिवर्स कर देते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इजी लगता है। अब इसको जब हमने वैल्यू रखी तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी यही आ गई, 1/f इज इक्वल टू 1/-0.8। तो f की वैल्यू क्या हो गई, -0.8 मीटर। तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है पार, तो p इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो f की वैल्यू आ गई -0.8।
और इसको इसका डेसिमल हटा के जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/8। 10/8 का जब हमने उसकी वैल्यू निकाली वो आ गया -1.25। क्या ये नीचे माइनस है तो ये हम इसको जो हमारी पार के आएगी वो माइनस में ही आएगी। अब हम कह रहे हैं क्योंकि फोकस दूरी का मान क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। अतः लेंस की प्रकृति अवतल है तथा लेंस की क्षमता कितनी हमने निकाल ली, -1.25 डायोप्टर। तो ये याद रखें कि आपको यहाँ पे क्या है, ये यूनिट जरूर देनी है। एक और हमारा आज का प्रश्न है, मायोपिया किस प्रकार का दृष्टि दोष है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए अब हम लोगों ने दूर दृष्टि निकट दृष्टि ऐसे नहीं बात करी, हमने एक और उसका जो नाम पढ़ा था उससे पूछा है, तो आपको एकदम याद आ जाना चाहिए। मायोपिया में क्या होता है, व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन वो दूर की वस्तुओं को क्लियर देख पाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। इससे जो होता है प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है और इस से दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, इसके द्वारा उसको संशोधित करते हैं। एक और आपका प्रश्न आज मैं ले रही हूं वो है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है कि जो हमारे वायुमंडल में जो जल की जो सूक्ष्म बूंदें प्रेजेंट होती हैं उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है और आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। तो ये काफी आंसर्स मैं आपको डिस्क्राइब करके बताती हूँ, इसका मैं चाहती हूँ कि इसको आप खुद भी लिखें कि जो हमने उसमें समझा था कि कैसे उसमें जाती हैं, उनका रिफ्रैक्शन होता है, फिर उनका रिफ्लेक्शन होता है, और जो एक 3 प्रोसेस होते हैं, वो कौन से 3 प्रोसेस होते हैं उनको समझाते हुए भी आप इसका आंसर देंगे तो और बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी हैं, जो मेन जिनके कारण हो रहा है वो बता दिया है। और इसमें फिर जो आपका डिटेलिंग है, अगर आप उस आंसर को थोड़ा सा खुद कोशिश करें तो ये आपके लिए एक रिवीजन भी होगा और अच्छा भी रहेगा कि कैसे आप आंसर्स का जो, अगर आपको बेसिक कुछ एक चीजें मालूम है उससे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमने उसमें देखा था रिफ्रैक्शन था, रिफ्लेक्शन था और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी था। तो ये हमने देखा था ऐसे उसमें प्रोसेस होता है पानी की बूंद के अंदर, और जब वो उससे जब सूर्य की किरणें बाहर पानी की बूंदों से आती हैं तो वो एक कैसे 7 कलर के रूप में आती हैं और वो 7 जो कलर्स होते हैं, रंग होते हैं, उनको हम इंद्रधनुष कहते हैं। एक और प्रश्न है, दृष्टि निर्बंध क्या है। ये एक है जिसको मैं बताना चाहूंगी, ये आपके बुक्स में ये टर्म है इसलिए मैंने इसको प्रश्न रूप में रखा है कि आपको समझा सके कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के 1/10 सेकंड बाद तक स्थिर रहता है, इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। कि ऐसा नहीं है कि सामने आपके कोई ऑब्जेक्ट है, हटाया तो इमेज भी एकदम हट गई, वो 1/10 सेकंड तक वहां पर इमेज बनी रहती है, इसे कहते हैं दृष्टि निर्बंध। तो ये आपका कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था इसलिए प्रश्न और उत्तर के रूप में मैंने इसको यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ले लिया है। रेटिना पर बनने वाले की प्रकृति क्या होती है, ये अब हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो जो रेटिना पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा होता है, वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। उसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और उल्टा। अब आप कहेंगे हम तो सीधी चीज देखते हैं, ऐसा कैसे है। तो ये वही है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन उसको फिर हमें बता, उसको एक सीधा करके हमें उसका एक कॉन्सेप्ट देता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि रेटिना पे जो हमारी जो इमेज बन रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो रियल बनती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि रेटिना पे जो हमारी इमेज बनती है वो रियल बनती है। तो रियल का मतलब है
कि वो उल्टी बनेगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब इमेज सीधी होती है तो वो वास्तविक नहीं होती है। ठीक है, वो आभासी कहते हैं उसको। तो ये एक और है कि कभी आप लोग ये सोचे हमें सीधा दिखाई दे तो हम कहेंगे वो सीधी बनती है, नहीं, रेटिना पे वो उल्टी बनती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज इस सेशन में हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर से समझा कि कैसे हमें कभी कभी जैसे न्यूमेरिकल में देखा कि हम खुद जो एक क्वेश्चन है उससे हमें पहले फोकल लेंथ निकालनी है, और फोकल लेंथ निकाल के तब हम किसी चीज की पार का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और थोड़े प्रश्नों और उत्तर से और हमने इस चैप्टर का रिवीजन करा और समझा कैसे हम बड़े आसानी से सारे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक इस चैप्टर को पक्का करिए, लर्न करिए और कहिए इस ये चैप्टर तो मेरा पूरा तैयार है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।